हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेजर कमीशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो अब तक रेलवे ने किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जो छात्र एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम मेजर कमीशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने के साथ साथ ही हम पॉलिटी मिससेलेनियस से भी हम रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य के महाधिवक्ता। भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद या उपराष्ट्रपति ये सभी भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका के हिस्सा माने गए हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये सभी भारत सरकार के संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह मंत्रिमंडलीय आदेश द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग ये आर्टिकल 315 के तहत, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के तहत ये संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग संविधान द्वारा देशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत स्थापित किया गया है। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं किसकी? वित्त आयोग की। ठीक है, वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल 280 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व बंटवारे के संबंध में सुझाव देता है। ठीक है, 15वां वित्त आयोग जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हुई थी 1951 में, 1951 में। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रथम वित्त आयोग की। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। आर्टिकल 280 के 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उस समय पर जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन के अध्यक्ष केसी न्योगी थे। अगला क्वेश्चन है, एन के सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे? तो अभी आया थे ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे ये। एन के सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक है।
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये कौन है, ये है एन.के. सिंह। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी होगा। 280 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग के गठन की परिकल्पना की गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 2021 से 2026 तक है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सूचना आयोग। ये भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय चुनाव आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये सभी भारत के संवैधानिक निकाय नहीं है। माफ कीजिए, ये सभी भारत के संवैधानिक निकाय हैं। अगर नहीं है तो वो ये वाला नहीं है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्रू समिति। किस लिए? देखिए, 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा संप्रू समिति स्थापित की गई थी। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए तेज बहादुर संप्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें 30 सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया गया था, आई थिंक। ठीक है, की मांग को खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट में संविधान बनाने वाली संस्था के गठन का सुझाव दिया, जो भारत के लिए एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसमें मुस्लिम और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व समान होगा। अगला क्वेश्चन है, धार आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता को देखना। ये धार आयोग और जेबीपी समिति का उद्देश्य था। धर आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता को देखना था।
1948 में गठित जेबीपी पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी जेबीपी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। बाद में रामुल्लू के 56 दिन के आम शरण अनशन के कारण मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन था? ये थे एरोल्ला श्रीनिवास। एरोल्ला श्रीनिवास ये कौन थे? जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया था और ये उस आयोग के प्रमुख थे, एरोल्ला श्रीनिवास। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा चेलैया समिति। ये भारत में कर सुधारों से संबंधित है। राजा चेलैया समिति कर सुधार से है और चेलैया समिति 2 का गठन काला धन की समाप्ति के लिए किया गया था। एरेडिकेटिंग ब्लैक मनी के लिए चेलैया समिति 2 का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और आर्थिक संबंध की समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार, कार्यक्षेत्र एवं संचालन मामलों को एक समन्वित और समकालिक ढंग से विकसित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, जिसका गठन 3 मई 2005 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए डैश आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था। ये बात है 9 जून 1983 की, जब केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, कितनी 3 सदस्यीय, श्री वी शिवरमन, डॉक्टर SR सेन का आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है। राजकोषीय नीति को अंग्रेजी में फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने में करती है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार माथुर। इनको 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में किया जाता है और इसमें अक्सर संशोधन कुछ हैं जो राज्यों द्वारा अपनाए, इसमें अक्सर कुछ संशोधन करके राज्यों द्वारा अपनाया जाता है। जैसे 6ठा वेतन आयोग, ये 1 जनवरी 2006 में, उसके बाद
पांचवा वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 में उससे पहले था। चौथा वेतन आयोग, अच्छा देखिए, पहला वेतन आयोग मई 1946 में श्रीनिवास वरादाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया था। चौथा 1 जनवरी 1986, पांचवा 1 जनवरी 1996, छठवा 1 जनवरी 2006। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आलोक रावत। ये भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य बने थे। पूर्व जल संसाधन सचिव 1977 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग में पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जनवरी 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी और वैधानिक निकाय है। अगला है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काका कालेलकर। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। 1953 ईस्वी में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 20 सितंबर 1978 ईस्वी को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, इनकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेखा निर्धारित की गई, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील यानी 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1993 में। 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए हैं। अब जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस होंगे पॉलिटी मिससेलेनियस से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस जो अब तक रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं, और ये क्वेश्चंस आगे भी जितने भी एग्जाम होंगे रेलवे के उन सब में पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी मिससेलेनियस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली, ये विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध वास्तुकार आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है। ला कार्बुजिए ने दुनिया भर में कई शानदार इमारतों एवं शहरी विकास योजनाओं को तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए
प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 26 नवंबर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2015 में ये अधिसूचित किया गया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला है 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ये बात 1960 की है, तब बॉम्बे राज्य को वर्तमान जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में विभाजित किया गया था। महाराष्ट्र आंदोलन नामक संगठन बॉम्बे को विभाजित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात गठन किया गया था। अगला है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय मन्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा डैश में स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1998 में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1998 में स्थापित किया गया था। मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 1998 में स्थापित किया गया। यह हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित है। वर्तमान में वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देन आफ्टर दिव्यांगन अधिकार अधिनियम। भारतीय संविधान विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों का सही कालानुक्रम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसके बाद सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, शिक्षा का अधिकार 2009 में, दिव्यांगजन और अधिकार अधिनियम ये 2016 में। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। भारत को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। इस दिन को संपूर्ण भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार
त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाली और कोकबोरोक। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु बंगाली और कोकबोरोक भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। त्रिपुरा भाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु बंगाली और कोकबोरोक भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव के ये प्रधानमंत्री थे। उस समय मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 18वें प्रधानमंत्री थे। वह प्रधानमंत्री बनने से पहले 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर और 1985 से 87 तक भारत के